तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे। और पिछली क्लास में भी काफ़ी टाइम हो चुका है, तो हम लोगों ने विलेन चैप्टर शुरू किया था और बीच में कुछ कारणों से क्लासेस रुक गई थी और अभी आपको फिर से क्लासेस मिलना शुरू होंगी। ठीक है, अभी थोड़ा रैंडम रहेगी लेकिन कुछ दिनों बाद से आपका रेगुलर क्लास आपको मिलने लगेगी। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने विलेन चैप्टर डिस्कस किया था और विलेन चैप्टर में हम लोगों ने सांद्रता पद की विधियों के बारे में बातें कर ली थी और उसके आगे ही अपने को चैप्टर बढ़ाना है। और उस टॉपिक के आगे जो हमारा नया टॉपिक था वो था विलेयता। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, विलेयता के बारे में सारी बातों के ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं विलेयता की। सॉल्युबिलिटी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि विलेयता है क्या, ये सॉल्युबिलिटी है क्या, इसके बारे में अगर हम देखें तो बड़ी सिंपल सी बात होती है कि किसी भी निश्चित ताप पर एक विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की अधिकतम मात्रा, जैसे हम एग्जांपल से अगर बात करें तो अगर हम एक गिलास पानी ले लें, ठीक है, तो एक गिलास पानी में अगर हम चीनी को मिलाएं तो एक गिलास पानी में ज़्यादा से ज़्यादा 2 चम्मच चीनी या 3 चम्मच चीनी ही घुलेगी। मान लो आपका जो गिलास है वो 100 ग्राम गिलास है, गिलास में पानी 100 ग्राम है। अब हम उसमें चीनी मिला रहे हैं तो मान लो उसमें चीनी 20 ग्राम 25 ग्राम, अधिकतम 25 ग्राम चीनी क्या हो गई, घुल गई। तो अब जब तक पानी को और ज़्यादा गर्म नहीं किया जाएगा, मतलब उसी ताप पर अगर अब आप और चीनी मिलाना चाहेंगे तो क्या वो चीनी उसमें घुलेगी? बिल्कुल नहीं घुलेगी भाई। एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी 3 चम्मच चीनी घुल गई, उससे ज़्यादा चीनी घुल ही नहीं सकती। तो यहीं से विलेयता की कहानी है कि उस एक गिलास पानी में जितनी अधिकतम चीनी घुल सकती है ना, वही उसकी विलेयता है। तो उसी को हम क्या डिफाइन करेंगे कि विलायक की एक निश्चित मात्रा में जितनी अधिकतम विलेय घुल सकती है वही उसका क्या होता है, विलेयता होता है। तो एक निश्चित ताप पर विलायक की एक निश्चित ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की मात्रा को क्या बोलते हैं, उसकी विलेयता कहते हैं। सिंपल सी कहानी है कि एक निश्चित ताप पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घुली विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा, विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा उसकी विलेयता कहलाती है। किसी भी एक निश्चित ताप पर किसी विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा उसकी क्या कहलाती है बेटा, विलेयता कहलाती है। अब विलेयता जो है हमें 2 प्रकार से पढ़नी है, मतलब हमें जो विलेयता इस चैप्टर में पढ़नी है 2 प्रकार की। एक तो ठोस की द्रव में विलेयता की बात करनी, ठोस की द्रव में विलेयता, और दूसरा जो डिस्कस करना है वो गैसों की द्रव में विलेयता। ठोसों की द्रव में विलेयता और गैसों की द्रव में विलेयता, ये 2 टॉपिक के ऊपर क्या करना है, अपने को डिस्कशन करना है। ठीक है, तो ठोस की द्रव में विलेयता हो गई और गैस की द्रव में विलेयता, इन दोनों टॉपिक के ऊपर चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। तो विलेयता की सिंपल सी कहानी समझ गए कि विलायक की एक निश्चित मात्रा में जितना अधिकतम विलेय घोला जा सकता है वही उसकी विलेयता है। ठीक, जब तक ताप निश्चित रहे। अगर आप ताप बढ़ा दोगे, जैसे एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी घुल गई, अब उससे ज़्यादा नहीं घुल रही, लेकिन अगर आप पानी को गर्म करेंगे तो उसमें और ज़्यादा चीनी क्या हो सकती है, घुल सकती है। तो आप ताप बढ़ाकर उसमें और ज़्यादा विलेय घोल सकते हो, लेकिन निश्चित ताप पर एक निश्चित मात्रा ही घुलनशील होती है, उसी को विलेयता कहते हैं। तो एक निश्चित ताप पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा उसकी क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। अब वो विलेय पदार्थ ठोस होगा तो ठोस की विलेयता कहलाएगी, अगर वो विलेय पदार्थ गैस होगा तो वो गैस की विलेयता कहलाएगी। सिंपल सी कहानी है। तो जैसे अगर हम पहली बात करें ठोसों की द्रव में विलेयता, है ना, ठोस की द्रव में विलेयता, solubility of solid into liquid।
तो ठोस की द्रव में विलेयता की कहानी सिंपल सी है कि अगर हम किसी द्रव का 100 ग्राम ले लें और उसमें जितना अधिकतम विलेय घोल सकेंगे भाई उसकी विलेयता हो जाएगी। अगर इसको डिफाइन करना चाहे तो हम क्या कहेंगे कि एक निश्चित ताप पर किसी विलायक के 100 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित ठोस विलेय का ग्राम में द्रव्यमान उसकी विलेयता कहलाती है। जैसे मान लो हमने 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम चीनी घोल दी, 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम चीनी घोल दी, तो 10 ग्राम जो मात्रा है वो चीनी की विलेयता हो जाएगी उस 100 ग्राम पानी में। तो जब ठोस की विलेयता की बात करते हैं तो सामान्यतः में एक निश्चित मात्रा 100 ग्राम ले लो, है ना, आप 1 किलोग्राम ले लो, कोई भी विलायक जो है वो निश्चित मात्रा होनी चाहिए, विलायक की एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए, बस इतने से मतलब होता है। तो किसी विलायक की एक निश्चित मात्रा में आपको 100 ग्राम द्रव्यमान में जितना ठोस विलेय घुलनशील हो सकता है वही उसकी क्या होती है, विलेयता होती है। हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठोसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठोसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो अगर हम ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो सबसे पहला जो कारक होता है उससे पहले हम एक चीज़ समझते हैं, क्या हमारे पास जितने ठोस हैं सभी ठोस सभी विलायकों में घुलनशील होंगे? बिल्कुल नहीं। हमारे पास जितने भी ठोस हैं वो सभी ठोस सभी प्रकार के विलायकों में घुलनशील नहीं होते हैं। तो सबसे पहली बात तो जितने भी ठोस हैं वो सभी प्रकार के विलायकों में घुलनशील नहीं होते हैं। तो इसका मतलब कोई ना कोई कारक ऐसा होगा जो ठोसों को द्रवों में घुलने से क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे हम नमक की बात करें तो जो हमारा नमक है वो आसानी से पानी में घुल जाएगा, लेकिन वहीं पे हम बेंजीन में घोलें तो बेंजीन में नहीं घुलेगा। वहीं पे हम क्लोरोफॉर्म में नमक को घोलें तो क्लोरोफॉर्म में नमक नहीं घुलेगा। वहीं पर हमारा एक ऑर्गेनिक यौगिक है जैसे फिनोफ्थलीन, या आपने जो कॉमन सुना होगा क्लोरोबेंजीन या ईथर ले लो, है ना। तो क्लोरोबेंजीन को जैसे आप पानी में घोलोगे तो आसानी से घुलनशील नहीं है, पानी में घुलनशील नहीं है, लेकिन जब आप उसी को बेंजीन में घोलोगे या किसी कार्बनिक विलायक में घोलोगे तो आसानी से क्या हो जाता है, घुल जाता है। तो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? सिंपल सी कहानी है, जिन पदार्थों के अंतराण्विक अन्योन्य क्रियाएं समान होती हैं, जिन पदार्थों में अंतराण्विक अन्योन्य क्रियाएं समान होती हैं, अन्योन्य क्रिया मतलब आकर्षण बल आप कह सकते हो, जिन पदार्थों में अंतराण्विक आकर्षण बल समान होते हैं वो पदार्थ आसानी से एक दूसरे में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। तो विलेयता सिंपल से हम क्या कहेंगे कि जिन पदार्थों में अंतराण्विक अन्योन्य क्रियाएं समान होती हैं वे आसानी से एक दूसरे में घुलनशील होते हैं, वो आसानी से एक दूसरे में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम NaCl की बात करें तो NaCl कैसा है, ध्रुवीय है। क्यों भाई, Na+Cl-। NaCl एक ध्रुवीय ठोस है, और अगर हम इसको घोल रहे हैं पानी में, किस में घोल रहे हैं, पानी में, तो ये आसानी से घुलनशील है। क्यों भाई, पानी में घुलनशील क्यों है? क्योंकि जो जल है, जल भी कैसा है, ध्रुवीय है, जल भी कैसा है, ध्रुवीय है। तो इसके अणुओं के बीच भी ध्रुवीय आणविक बल कार्य करेंगे, जिसे हम बोलते हैं द्विध्रुव आकर्षण,
भाई ध्रुवीय अणुओं के बीच कार्य करने वाले जो अन्योन्य क्रिया होती है, ध्रुवीय अणुओं के बीच कौन सी अन्योन्य क्रिया, कौन सा आकर्षण बल कार्य करता है? तो ध्रुवीय अणुओं के बीच कार्य करता है द्विध्रुव आकर्षण बल। तो इसमें भी जो अन्योन्य क्रिया है, जो आकर्षण बल है वो कौन सा है? द्विध्रुव आकर्षण बल। मतलब अगर इसको आयन और इसमें देखें, इसके जो द्विध्रुव है तो इनके बीच भाई ये भी ध्रुवी है धनावेशित ऋणावेशित, ये भी ध्रुवी है धनावेशित ऋणावेशित। तो यहाँ पे जो अन्योन्य क्रियाएं होंगी वो क्या हो जाएंगी? समान। ये भी ध्रुवी, ये भी ध्रुवी। तो ध्रुवीय अणु जो हैं वो ध्रुवीय विलायकों में क्या हो जाएंगे? घुलनशील। क्यों? समान अन्योन्य क्रियाओं के कारण। तो सिंपल सी कहानी होती है, जो समान होता है, समान प्रकार का पदार्थ समान प्रकार के विलायक में ही घुलनशील होता है। जैसे अगर हम बात करें क्लोरोबेंजीन की C6H5Cl। अभी क्लोरोबेंजीन बेंजीन में आसानी से घुलनशील होगी। क्यों? ये भी अध्रुवी, ये भी अध्रुवी, दोनों अध्रुवी हैं, दोनों समान प्रकार के हैं। तो इनके बीच जो आकर्षण बल होगा, जो अन्योन्य क्रिया होगी वो भी समान हो जाएगी। तो ये कैसे हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे बेटा घुलनशील एक दूसरे में। तो जिन पदार्थों में अंतराण्विक अन्योन्य क्रियाएं समान होती हैं वो आसानी से एक दूसरे में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। तो इसीलिए क्या कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है समान समान को घोलता है। क्या बोला जाता है? समान समान को घोलता है। मतलब जो जिस प्रकार का पदार्थ होगा वो उसी प्रकार के पदार्थ को क्या करेगा? घोलने की प्रवृत्ति रखता है। जो आपका कैसा होगा भाई? अगर हम बात करें ध्रुवी है तो वो ध्रुवी विलायक को घोलेगा, ध्रुवी विलय को घोलेगा। जो अध्रुवी है वो अध्रुवी को घोलेगा। तो पहला कारक अगर हम बात करें तो पहला कारक तो हम ये कह सकते हैं विलय तथा विलायक की प्रवृत्ति या प्रकृति। विलय तथा विलायक की प्रकृति। जो पहला कारक है विलेयता को प्रभावित करने वाला वो क्या है? विलय तथा विलायक की प्रवृत्ति। अब जैसा कि हमने पहले ही बताया, अगर ध्रुवीय विलय है तो वो घुलनशील होगा किसमें? ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होगा। और अध्रुवीय विलायक में घुलनशील नहीं होगा। जो अध्रुवीय विलायक हैं, अध्रुवीय विलय है, वो अध्रुवीय विलायक में घुलनशील होगा और ध्रुवीय विलायक में या तो घुलनशील होगा या तो अघुलनशील होगा या तो अल्प विलय होगा। देखिए ध्रुवीय विलायक में क्या होता है? घुलनशील होता है, आसानी से घुल जाएगा, घुलनशील होता है। लेकिन अगर हम बात करें ध्रुवीय विलायक में या तो अविलेय होगा और या फिर अल्प विलय होगा। या तो अविलेय होगा या तो अल्प विलय, या तो घुलेगा ही नहीं या तो बहुत ही कम मात्रा में घुलेगा। इसी तरह इसमें अगर अध्रुवीय विलय है तो अध्रुवीय विलायक में घुलनशील होगा, लेकिन इसमें या तो अविलेय होगा या फिर बेटा बहुत ही कम मात्रा में विलय, जिसे हम बोलेंगे अल्प विलय होगा। इस तरह से बात समझ में। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल से तो हमारा NaCl है, KCl है, ये सब जल में आसानी से क्या हो जाएंगे? घुलनशील हो जाएंगे। लेकिन बेंजीन में अगर इनकी बात करें तो बेंजीन में ये अघुलनशील है। बेंजीन में कैसे हैं? अघुलनशील है। यहीं पे अगर हम बात करें जैसे हमारी क्लोरोबेंजीन C6H5Cl, ये फिनोफ्थलीन HPH, ये सब बेंजीन में क्या हैं? घुलनशील हैं। लेकिन अगर हम जल में बात करें तो जल में क्या हो जाएंगे? अघुलनशील हो जाएंगे। बात समझ में आ रही? तो जो जिस प्रकार का होगा, अगर कोई ध्रुवीय विलय है तो वो ध्रुवीय विलायक में घुल जाएगा, अगर कोई अध्रुवीय विलय है तो वो अध्रुवीय विलायक में क्या हो जाता है? आसानी से घुल जाता है। ठीक है, तो ये कहानी नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो बात समझ में आ गई कि बेटा ध्रुवीय विलय होगा तो ध्रुवीय विलायक में घुल जाएगा, अध्रुवीय होगा तो अध्रुवीय में घुल जाएगा। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, फिर बढ़ते हैं आगे।
ये तो हो गया पहला कारक प्रकृति। दूसरा जो होता है वो होता है ताप का प्रभाव। ठोस की द्रव में विलेयता पर ताप का भी प्रभाव होता है। अब देखिए ताप के प्रभाव को समझने के लिए हमें दो प्रकार की कहानी समझनी होगी। देखिए प्रक्रम हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उष्मा शोषी प्रक्रम और एक होता है उष्माक्षेपी प्रक्रम। एक उष्मा शोषी प्रक्रम और एक होता है उष्माक्षेपी प्रक्रम। तो एक ऐसा प्रक्रम जिसमें ठोस को जल में मिलाने पर या ठोस को किसी द्रव में मिलाने पर ऊष्मा अवशोषित हो। ऊष्मा क्या होती है बेटा? अवशोषित होती है। उसमें अगर हम ताप बढ़ाएंगे तब उसकी विलेयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर किसी ठोस को द्रव में मिलाने पर ऊष्मा अवशोषित हो रही है तो ऊष्मा अवशोषित हो रही मतलब उस ठोस को घुलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता है, और हम उसका ताप बढ़ा दिए, ताप बढ़ाने पर उसको और अधिक ऊष्मा मिली, वो और अधिक आसानी से घुल जाएगा। तो अगर कोई ठोस घुलने के लिए ऊष्मा अवशोषित कर रहा तो ताप बढ़ाने पर उसकी विलेयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर किसी ठोस को द्रव में घोलने पर ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, किसी ठोस को द्रव में घोलने पर ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, तो मतलब वो क्या है कि भैया वो घुलने के पर ऊष्मा बाहर निकाल रहा। अब पता चला आप उसको और अधिक ताप दे दो, तो और अधिक ताप दे दोगे तो जो अभिक्रिया होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मतलब पश्चिम दिशा में भागेगी, मतलब विलेयता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो सिंपल सा है कि वे ठोस जिन्हें द्रव में घोलने पर ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है, ताप बढ़ाने पर उनकी विलेयता बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर उनकी विलेयता बढ़ जाती है। जैसे उदाहरण की अगर हम बात करें तो NaCl, KCl, NaNO3, KNO3 आदि को जल में घोलने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। अतः ताप बढ़ाने पर इनकी विलेयता बढ़ जाती है। इनकी विलेयता बढ़ जाती है। ठीक, जैसे ये पदार्थ हैं, जब इनको क्या करा जाता है, इनको जल में घोला जाता है तो जल में घोलने पर ऊष्मा उत्पन्न नहीं, अवशोषित होती है। उल्टा लिख दिए, ऊष्मा अवशोषित होती है। ऊष्मा शोषी प्रक्रम है ना। तो ताप बढ़ाने पर इनकी विलेयता क्या हो जाएगी बेटा? इनकी विलेयता जो है वो जल में बढ़ जाती है। ठीक, क्यों? क्योंकि इनको ऊष्मा की आवश्यकता है घुलने के लिए। तो जब आप और ताप दोगे तो ऊष्मा को अवशोषित करके ये अग्र अभिक्रिया में प्रोसेस को ले जाएंगे, प्रक्रम को ले जाएंगे, आसानी से घुल जाएंगे। यहीं पे अगर हम बात करें इस वाले की, ऊष्मा शोषी प्रक्रम, तो ऊष्मा शोषी वालों की क्या कहानी है? वे ठोस जिन्हें द्रव में घोलने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, ताप बढ़ाने पर उनकी द्रव में विलेयता कम हो जाती है। जब उनका ताप बढ़ाओगे आप तो उनकी द्रव में विलेयता बेटा क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। जैसे अगर हम बात करें हमारा जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आदि, इन सबको जब जल में घोला जाता है तो इन सबको जल में घोलने पर जो होता है बेटा ऊष्मा क्या होती है? उत्सर्जित होती है। इन सबको जल में घोलने पर ऊष्मा क्या होती है? उत्सर्जित होती है।
आदि को जल में घोलने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती या उत्पन्न होती है, अतः ताप बढ़ाने पर इनकी विलेयता घट जाती है। अतः ताप बढ़ाने पर इनकी विलेयता क्या हो जाती है बेटा? घट जाती है। ठीक, तो ये कहानी है कि ताप का प्रभाव क्या है। ताप का सिंपल सा प्रभाव ये है कि ऐसा ठोस जिन्हें जल में घोलने पर ऊष्मा अवशोषित होगी, ताप बढ़ाने पर उनकी विलेयता बढ़ जाएगी। जैसे ये सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, इनकी विलेयता ताप बढ़ाने बढ़ जाएगी। और वे ठोस जो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम से करते हैं, मतलब घुलने पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, तो उनकी ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। सिंपल सी कहानी। ठीक, जैसे एग्जाम्पल है, इन सब की विलेयता घट जाएगी, नोट कर लो। ठीक है, तो ये हो गया ताप का प्रभाव। चलिए फिर अगला देखा जाए, नोट कर लीजिएगा इसको। और अगला होता है दाब का प्रभाव। तीसरा क्या होगा? दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो सिंपल सी बात है बेटा, ठोसों पर दाब का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है। ठोस जो होते हैं वो क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं, तो इन पर दाब का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता, तो इनकी विलेयता पर भी दाब का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। तो सिंपल सी कहानी क्या है? ठोसों की द्रवों में विलेयता पर दाब का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है। दाब का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है। ठोसों की द्रवों में विलेयता पर दाब का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है। ठीक, तो ये तो हो गई बेटा ठोसों की द्रव में विलेयता की कहानी। नोट करिए इसको, फिर हम लोग गैसों की द्रव में विलेयता की बातें करेंगे। ठीक, नोट करिए जल्दी से इसको। चलिए, तो ठोसों की द्रव में विलेयता की कहानी यहाँ से हो जाती समाप्त। अब हम लोग पढ़ेंगे गैसों की द्रवों में विलेयता। solubility of gases into liquid, solubility of gases into liquid। तो इसमें भी वही कहानी होगी कि किसी द्रव की एक निश्चित मात्रा में घुलनशील गैस की अधिकतम मात्रा को क्या बोलते हैं? गैस की अधिकतम मात्रा को कहते हैं उस गैस की विलेयता। किसी द्रव की एक निश्चित मात्रा में घुलनशील या उपस्थित किसी गैस की अधिकतम मात्रा को क्या बोलते हैं? उसकी विलेयता कहते हैं। सिंपल सी कहानी है। अच्छा, विलेयता, गैसों की जो द्रव में विलेयता होती है वो उनके अवशोषण गुणांक पर निर्भर होती है। भाई गैसें जो हैं वो द्रव में कैसे घुलनशील होती हैं? जो द्रव के अणु होते हैं वो गैसों को अवशोषित करते हैं। द्रव के अणु, जब हम किसी द्रव में गैस को डालते हैं तो गैसीय अणुओं का अवशोषण हो जाता है। किसके द्वारा? द्रव के अणुओं द्वारा। तो सिंपल सी वही कहानी होती है कि एक निश्चित ताप पर किसी द्रव की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित किसी गैस की अधिकतम मात्रा उसकी विलेयता होती है। डिफिनेशन में कोई अंतर नहीं। अब बात ये आती है कि गैसें द्रव में घुलती कैसे हैं? तो द्रव के जो कण होते हैं, द्रव के जो अणु होते हैं, वो गैसों के अणुओं का अवशोषण कर लेते हैं। अपनी सतह पर उनको क्या कर लेते हैं? चिपका लेते हैं, उनको अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रकार से क्या होता है? वो घुलनशील होते हैं। तो गैसों का द्रव के अणुओं द्वारा अवशोषण होता है और अवशोषण के पश्चात द्रव में गैस घुल जाती है। तो किसी भी गैस की जो द्रव में क्या होती है? विलेयता होती है, उसे हम उसके अवशोषण गुणांक द्वारा परिभाषित कर सकते हैं। तो सिंपल सी कहानी है, किसी गैस की द्रव में विलेयता को उसके अवशोषण गुणांक द्वारा
दर्शाते हैं। किसी भी द्रव की गैस में किसी भी गैस की द्रव में विलेयता को उस गैस के अवशोषण गुणांक के द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा दर्शाते हैं? अवशोषण गुणांक के द्वारा। क्या होता है अवशोषण गुणांक, कैसी कहानी है उसको समझिएगा। अवशोषण गुणांक क्या होता है? एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट क्या होता है? सिंपल सी कहानी है। एक निश्चित ताप व दाब पर किसी द्रव के 1 लीटर आयतन में घुली हुई गैस का एसटीपी पर आयतन, मतलब जो गैस है उसका आयतन किस पे निकाला गया हो? एसटीपी पर। आयतन उस गैस का अवशोषण गुणांक कहलाती है। तो एक निश्चित ताप व दाब पर किसी द्रव के 1 लीटर आयतन में घुली हुई गैस का एसटीपी पर जो आयतन होगा वही उस गैस का क्या कहलाएगा बेटा? अवशोषण गुणांक कहलाती है। तो जो गैस की द्रव में विलेयता है, गैस की द्रव में विलेयता वो समानुपाती होती है उसके अवशोषण गुणांक के। समानुपाती होती है उसके अवशोषण गुणांक, मतलब किसी गैस का अवशोषण गुणांक जितना ज़्यादा होगा उस गैस की विलेयता भी उतनी ही ज़्यादा होती है। इसे अल्फा से दर्शाते हैं। अवशोषण गुणांक किससे दर्शाया जाता है बेटा? अल्फा से दर्शाया जाता है। तो एक निश्चित ताप व दाब पर किसी द्रव के 1 लीटर आयतन में घुली हुई गैस का एसटीपी पर जो आयतन होगा हम उसे क्या बोल देंगे? अवशोषण गुणांक। और इसे किससे दर्शाते हैं? इसे अल्फा से दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये तो बात हो गई गैस की द्रव में विलेयता कि भैया गैस की जो द्रव में विलेयता होगी वो अवशोषण गुणांक से दर्शाते हैं, क्योंकि गैस द्रव में घुलती कैसे? द्रव के जो कण होते हैं, द्रव के जो अणु होते हैं, वो गैस के अणुओं का अवशोषण करते हैं। ठीक, चलिए। अब हम लोग पढ़ेंगे गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। क्या देखेंगे बेटा? गैसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स affecting solubility of gases into liquid। तो किसी भी गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी गैसें हैं जो द्रव से क्रिया कर लेती हैं, जल से क्रिया कर लेती हैं। बहुत सारी ऐसे गैसें हैं जो क्या करती हैं? जल से क्रिया कर लेती हैं। तो वे गैसें जो जल से क्रिया कर लेती हैं वो आसानी से उनकी विलेयता जल में अधिक होती है, और वे गैसें जो जल से क्रिया नहीं कर पाती उनकी विलेयता जल में कम हो जाती है। तो पहला तो जो है वो क्या है? गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति। तो गैस की प्रकृति में क्या है? वे गैसें जो जल से क्रिया कर लेती हैं, वे गैसें जो जल से क्रिया कर लेती हैं, जल में अत्यधिक विलेय होती हैं। जल में अत्यधिक
विलेय होती हैं, ऐसी गैसें जो जल से क्रिया कर लेती हैं वो जल में क्या होती है? अत्यधिक विलेय। जैसे देखो, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करती है, बनाती है कार्बनिक अम्ल, जो कि जल में किस रूप में रहता है? H+ और HCO3-, मतलब ये घुलनशील है भाई, आयन के रूप में है, जल में घुलनशील है। जैसे सल्फर ट्राईऑक्साइड है, जल से क्रिया करेगी हाइड्रोजन सल्फेट, ये बनाएगी, जल में किस फॉर्म में रहेगा? H+ HSO4- आयनिक अवस्था में रहेगा, जल में घुलनशील है। जैसे हमारी अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस जल से क्रिया करेगी, क्या बनाएगी? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन के फॉर्म में जल में रहेगी, जल में घुलनशील है। तो वे सभी गैसें जो जल से क्रिया करके यौगिक का निर्माण करती हैं, जल से क्रिया कर लेती हैं, उनकी जल में विलेयता क्या होती है? अधिक होती है। उनकी जल में विलेयता क्या होती है बेटा? अधिक होती है। तो वे सभी गैसें जो जल से क्रिया कर लेती हैं, उनकी जल में विलेयता अधिक होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर इसके बाद क्या कहानी होगी? जो गैसें जल से क्रिया नहीं करती हैं उनकी बात होगी। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए, तो बहुत सारी गैसें ऐसी हमारे पास है ना, जैसे HCl हो गया, ये भी HCl गैस भी तो है भाई। HCl गैस क्या है? जल में जाकर आयनित हो जाती है, H3O+ और Cl- में इस रूप में, है ना। तो वे गैसें जो जल से क्रिया कर लेती हैं या जल में आयनित हो जाती हैं। एक और पॉइंट इसमें नोट कर लीजिएगा, या जल में आयनित हो जाती हैं। जैसे HCl गैस जल में आयनित हो गई, आयनित हो जाती हैं, जल में अत्यधिक विलेय होती हैं, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट, वे गैसें जो जल से क्रिया नहीं करती, जो जल से क्रिया नहीं करती हैं, जल में अविलेय या अल्प विलेय होती, जल में अविलेय या अल्प विलेय होती है। जैसे हाइड्रोजन गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई, क्लोरीन गैस हो गई, है ना, फ्लोरीन गैस हो गई आदि, ये सब क्या है? जल में या तो अविलेय होती हैं या तो अल्प विलेय होगी, है ना। जैसे ऑक्सीजन की जल में वैसे अध्रुवीय है, लेकिन वो जल में घुलनशील होती है, लेकिन ये सब अध्रुवीय हैं और ये जल में क्या है? अघुलनशील होती हैं या अल्प विलेय होती हैं, मतलब बहुत कम मात्रा में ही क्या होती हैं? घुलती हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए फिर अगला जो है वो वही दूसरा जो कारक होगा वो क्या होगा? विलायक की प्रवृत्ति। विलायक की प्रवृत्ति, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो विलायक की प्रकृति की अगर हम बात करें तो क्या होता है? वही सेम चीज, अगर ध्रुवीय गैस है तो वो ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होगी, और कोई अध्रुवीय गैस है तो सामान्यतः अध्रुवीय विलायक में घुलनशील होगी। ध्रुवीय गैस है तो ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होगी, अध्रुवीय गैस है तो अध्रुवीय विलायक में। जैसे HCl ध्रुवीय गैस है, H2S ध्रुवीय गैस है ना, HBr ध्रुवीय है, तो ये सब क्या है? ये सब जल में आसानी से घुलनशील है। अमोनिया ध्रुवीय गैस है तो ये सब जल में आसानी से घुलनशील है। यहीं पे अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, यहीं पे हम बात करें हाइड्रोजन की, यहीं पे हम बात करें क्लोरीन की, ये सब अध्रुवीय हैं तो ये बेंजीन या क्लोरोफॉर्म में आसानी से घुलनशील हो जाएंगे, है ना। तो ध्रुवीय वाले ध्रुवीय में घुलनशील होंगे या ध्रुवीय वाले अध्रुवीय में घुलनशील होंगे। सिंपल सी कहानी है ये, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको। तो विलायक की प्रवृत्ति की कहानी क्या है कि विलायक अगर ध्रुवीय है तो उसमें ध्रुवीय गैसें घुल जाएंगी, अध्रुवीय है तो उसमें अध्रुवीय गैसें घुल जाएंगी, ठीक।
फिर इसके बाद जो तीसरा है वो हम देखेंगे ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव। तो सामान्यतः अगर हम बात करें तो गैस की जो द्रव में विलेयता है, गैस की जो द्रव में विलेयता है वो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। मतलब गैस को द्रव में घोलने पर ऊष्मा बाहर निकलती है। तो सामान्यतः ये जो है एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। मतलब जब भी हम गैस को द्रव में क्या करते हैं, घोलते हैं, तो हमेशा वहाँ से क्या होती है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। मतलब ऊष्मा बाहर आती है और ऊष्मा बाहर आई तो ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। तो चूंकि गैस की, और आपको पता है ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में जब आप ताप बढ़ाओगे तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया पश्च दिशा में होगी। मतलब गैस के जो अणु हैं वो क्या हो जाएंगे, बाहर आने लगेंगे। सिंपल से ऐसी कहानी समझ सकते हो। किसी द्रव में गैस घुली हुई है, आपने उस द्रव को गर्म किया तो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, और गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वो द्रव की सतह को छोड़कर उससे बाहर निकलने लगेंगे। तो विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो गैस की द्रव में विलेयता ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। विलेयता ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। अतः ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता कम हो जाती है। गैस की द्रव में विलेयता कम हो जाती है। ठीक है। तो गैस की जो द्रव में विलेयता होती है वो एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, जिस कारण ताप बढ़ाने पर किसी गैस की जो द्रव में विलेयता होती है वो बेटा कम हो जाती है। किसी तरह गैस की द्रव में विलेयता कम हो जाती है। ठीक। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ इसके एक्सेप्शन भी हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस। इसका अपवाद क्या है भाई, हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, आर्गन गैस है। जब इनको जल में घोला जाता है तो इनको जल में घोलने पर क्या होती है बेटा, ऊष्मा जो है अवशोषित होती है। इनको जल में घोलने पर क्या होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है। जल में घोलना क्या है, ऊष्मा शोषी है। कैसा है, ऊष्मा शोषी है। तो ताप बढ़ाने पर इनकी विलेयता बढ़ जाती है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, ये सब जो गैसें हैं, जब इनको जल में घोला जाता है तो इनको जल में घोलने पर ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है। क्या होता है, ऊष्मा शोषी प्रक्रम, मतलब ऊष्मा अवशोषित होती है। तो फिर इनको जब जल में घोलोगे तो ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है, हमेशा बढ़ती है। ठीक है। इनको जल में घोलने पर ताप बढ़ाने पर विलेयता हमेशा बढ़ती है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए, और फिर चौथा कारक जो आएगा, चौथा कारक क्या होता है, विलायक में अन्य पदार्थ की उपस्थिति। विलायक में अन्य पदार्थ की उपस्थिति। ठीक। तो विलायक में अन्य पदार्थ की उपस्थिति की बात की जाए तो क्या है, यदि विलायक में पहले से ही कुछ पदार्थ, अन्य पदार्थ घुले होते हैं तो गैस के अणुओं के अवशोषण के लिए द्रव के कम अणु ही उपलब्ध होते हैं, जिस कारण गैस की उस विलायक में
विलेयता कम हो जाती है। गैस की उस विलायक में विलेयता कम हो जाती है। तो यदि विलायक में पहले से ही क्या है, कुछ अन्य पदार्थ घुले होते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है भाई, किसी द्रव में गैस कैसे घुलती है, द्रव के अणु गैस का अवशोषण करते हैं। अगर द्रव में पहले से ही कुछ अणु उपस्थित है, कुछ पदार्थ घुले हुए हैं, तो द्रव के जो अणु हैं वो गैस के अणुओं के अवशोषण के लिए कम मात्रा में उपलब्ध होंगे। और जब गैस के अणु के अवशोषण के लिए कम अणु उपस्थित हैं तो गैस जो है वो जाएगी तो उसका अवशोषण कम होगा, और गैस का अवशोषण कम होगा तो जो विलेयता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो द्रव के अणु जितना कम अवशोषण करेंगे विलेयता उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि पहले से उसमें कुछ पदार्थ घुले हैं। तो द्रव के सारे अणु तो स्वतंत्र नहीं है कि वो गैसों का अवशोषण कर सके, और जब द्रव के बहुत कम अणु स्वतंत्र है गैसों का अवशोषण करने के लिए, तो द्रव में गैस की विलेयता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सिंपल सी कहानी, ठीक है। चलो, तो ये हो गया, नोट करिए। फिर इसके बाद अंतिम देखते हैं, दाब का प्रभाव। चलिए, तो इसके बाद क्या आता है, दाब का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो सिंपल सी कहानी है, गैस के अणुओं को जितना अधिक दाब लगाओगे गैस के अणु उतने ज़्यादा पास होंगे, और जितने ज़्यादा पास होंगे वो द्रव की सतह पर उतनी आसानी से चिपक सकते हैं, द्रव में उसका अवशोषण उतने अधिक आसानी से होगा। तो जितना अधिक दाब लगाएंगे अवशोषण उतना अधिक होगा, अवशोषण जितना अधिक होगा विलेयता उतनी अधिक हो जाएगी। तो सिंपल सा, दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता बढ़ जाती है। दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में जो विलेयता है वो क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है, हमेशा ही बढ़ती। ठीक, तो दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। और इसका अध्ययन सबसे पहले हेनरी ने किया था। ठीक है, गैसों की द्रवों में विलेयता का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था, हेनरी ने किया था, और इससे संबंधित फिर उन्होंने अपना नियम दिया था। तो गैसों की द्रव में विलेयता का सर्वप्रथम अध्ययन जो किया वो किसने किया, हेनरी ने किया, और उसी आधार पर उन्होंने अपना नियम दिया जिसे हम हेनरी नियम कहते हैं, हेनरी का नियम कहते हैं, हेनरीज लॉ कहते हैं। तो देखिए क्या है, इस नियम के अनुसार इनकी पहली परिभाषा क्या थी, दो परिभाषाएं हैं, दो सूत्र हैं। इन्होंने कहा कि किसी भी गैस का दाब आप जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे द्रव में उसका उतना ही ज़्यादा द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घुलनशील हो जाएगा। एक निश्चित ताप पर द्रव का दाब बढ़ाने पर उसकी घुली हुई मात्रा भी क्या होती, बढ़ती जाती है। मतलब इनका सिंपल सा कहना था कि एक निश्चित ताप पर किसी गैस का द्रव में घुला हुआ जो द्रव्यमान होता है वो उस गैस के दाब के समानुपाती होता है। मतलब जितना ज़्यादा आप गैस का दाब बढ़ाते जाओगे उतनी ज़्यादा मात्रा वो क्या होती जाएगी, घुलती जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सी कहानी क्या है कि एक निश्चित ताप पर द्रव के दिए गए आयतन में गैस की घुली हुई मात्रा उसके दाब के समानुपाती होती है, दाब के समानुपाती होती है। क्या कहा इन्होंने, एक निश्चित ताप पर गैस के दिए गए आयतन, मतलब एक निश्चित आयतन में गैस या द्रव के एक निश्चित आयतन में, दिए गए आयतन कह दो या द्रव के निश्चित आयतन में, कह दो द्रव के निश्चित आयतन में, है ना, गैस की घुली हुई मात्रा उसके दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। मतलब मान लेते हैं कि माना जो गैस है, गैस का दाब P तथा उसकी घुली हुई द्रव्यमान तथा उसकी घुली हुई मात्रा
m ग्राम है तो हेनरी के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, गैस की घुली हुई मात्रा उसके दाब के समानुपाती होती है। m समानुपाती होगा किसके, p के। m समानुपाती हो जाएगा किसके बेटा, p के। ठीक है, समानुपाती चिन्ह हटेगा तो यहाँ से कांस्टेंट आ जाएगा k इंटू पी, और ये जो k क्या है, यही हेनरी नियतांक है। जो kh है हेनरी नियतांक। तो ये तो पहली परिभाषा थी। अच्छा, गैस कैसी होनी चाहिए, अक्रियाशील गैस होनी चाहिए। निश्चित आयतन में अक्रियाशील गैस की मतलब कोई ऐसी गैस हो जो द्रव से क्रिया ना कर रही हो। पता चला पानी में हमने अमोनिया डाल दिया, तो अमोनिया तो पानी से क्रिया कर लेगी, तो फिर उस पर ये नियम लागू नहीं होगा। हेनरी का नियम किस पे लागू है, उन गैसों पर लागू है जो द्रव से क्रिया ना करती हूँ, तो एक निश्चित ताप पर द्रव के निश्चित आयतन में अक्रियाशील गैस की जो घुली हुई मात्रा होती है वो क्या होती है, उसके दाब के समानुपाती होती है। मतलब m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा p के, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा kh, जो कांस्टेंट क्या है, हेनरी नियतांक कहलाता है। ठीक है, हेनरी नियतांक का मान किस पे निर्भर करता है, अभी उसकी हम बात करते हैं। ये तो पहली परिभाषा हो गई, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो सेकंड, अगर हम दूसरी परिभाषा की बात करें तो इसके अनुसार किसी या एक निश्चित ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस के विलयन में आंशिक दाब के समानुपाती होती है। उस गैस के विलयन में आंशिक दाब के क्या होते हैं बेटा, समानुपाती होती है। क्या कहा इसमें कि एक निश्चित ताप पर किसी गैस की द्रव में जो विलेयता होती है वो उस गैस के आंशिक दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। और सेम स्टेटमेंट हेनरी का भी था, सॉरी ये सेम स्टेटमेंट हेनरी का, यही सेम स्टेटमेंट डाल्टन ने भी दिया था जब इन्होंने अपना डाल्टन के आंशिक दाब का नियम बताया था कि किसी गैस की जो द्रव में विलेयता होती है वो उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है। तो यदि गैस की विलेयता को मोल प्रभाज के रूप में दर्शाया जाए तो भाई मोल प्रभाज क्या दर्शाता है, मोल प्रभाज दर्शाता है किसी विलयन में किसी अवयवी भाग का मात्रा। मोल प्रभाज क्या दर्शाता है, किसी विलयन में किसी अवयवी भाग की मात्रा। तो अगर किसी गैस की विलेयता ज़्यादा होगी तो उसका मोल प्रभाज भी ज़्यादा होगा, विलेयता कम होगी तो मोल प्रभाज भी कम होगा। तो हम मोल प्रभाज को विलेयता के रूप में दर्शा सकते हैं, मतलब विलेयता को मोल प्रभाज के रूप में दर्शा सकते हैं। तो ये नियम क्या हो जाएगा कि जो किसी भी गैस का जो विलेयता है वो उसके आंशिक दाब के समानुपाती होता है। इसी चीज़ को ऐसे भी कहा जा सकता है, हेनरी का जो नियम है उसी को इस प्रकार से भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है कि एक निश्चित ताप पर किसी अक्रियाशील गैस का द्रव में मोल प्रभाज उसके आंशिक दाब के समानुपाती होता है। या आप ऐसे कहें, गैस का द्रव में जो आंशिक दाब है, द्रव में किसी अक्रियाशील गैस का द्रव विलयन में
द्रव विलयन में आंशिक दाब उस विलयन में उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक, तो निश्चित ताप पर किसी अक्रियाशील गैस का द्रव विलयन में जो आंशिक दाब होता है वो उस विलयन में मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। वो उस विलयन में उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो मोल प्रभाज को काई से दर्शाएं, आंशिक दाब को पी से, तो आंशिक दाब जो होगा वो समानुपाती होगा मोल प्रभाज काई की। और यहाँ समानुपाती चिन्ह हटाओगे तो P = KH × काई। और KH ही आपका हेनरी नियतांक, और काई को आप जानते ही, काई क्या होता है? विलेय के मोल बटे विलेय प्लस विलायक के मोल। जहाँ जो KH है, KH क्या होता है बेटा? हेनरी नियतांक। KH क्या होता है? हेनरी नियतांक, है ना। तो किसी निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर किसी अक्रियाशील गैस का जो द्रव विलयन में आंशिक दाब है वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काई से। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए। तो ये फॉर्मूला हो गया जिस पे हमें क्वेश्चंस को क्या करना होगा? सॉल्व करना होता है। चलिए फिर इसके आगे बढ़े। तो अब हम बात करें KH की। KH जो है हेनरी नियतांक। तो ये हेनरी नियतांक जो है वो किन चीज़ों पर निर्भर होता है? तो KH का जो मान होता है ताप पर, विलायक पर तथा गैस की प्रकृति पर निर्भर होता है। KH का मान ताप पर निर्भर होता है, विलायक पर निर्भर होता है तथा गैस की किस पर निर्भर होता है बेटा? प्रकृति पर निर्भर होता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें, थोड़ा ग्राफ बनाएं। जो अभी फार्मूला देखा P = KH × काई। तो अगर हम दाब और ये मोल प्रभाज, आंशिक दाब और मोल प्रभाज के बीच क्या करें बेटा? अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो आंशिक दाब और मोल प्रभाज के बीच ग्राफ बनाने पर देखो क्या होगा। ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। इधर अगर हम दाब ले लें और इधर हम मोल प्रभाज ले लें तो ये आपका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप जो है, जो इसका ढाल है, इसका ढाल क्या होगा? KH, है ना। ढाल KH को दर्शाएगा। ये इसका ग्राफ होगा। और आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि भाई अगर हम KH की बात कर रहे हैं तो KH क्या है? KH का मान क्या है? KH का मान जो है वो P/काई है। तो देखो KH और काई एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब KH का मान बढ़ने पर गैस की द्रव में विलेयता कम हो जाती है। जैसे जैसे KH का मान बढ़ता है वैसे वैसे गैस की जो द्रव में विलेयता है वो क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है। तो KH का मान बढ़ने पर गैस की द्रव में विलेयता का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो KH का मान ताप बढ़ने पर बढ़ता है। ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है। अतः ताप बढ़ने पर गैस की द्रव में विलेयता कम हो जाती है। ठीक, नोट करिए इसको। जो KH है, KH का मान ताप बढ़ने पर बढ़ता है और KH बढ़ेगा तो विलेयता कम होगी, इसलिए ताप बढ़ने पर विलेयता का मान भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। गैस की विलेयता भी क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है। ठीक, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं तुरंत।
चलिए बेटा, तो इसके बाद जो है, अब ये तो हेनरी का नियम हो गया। अब हेनरी के नियम के बाद हम लोग जानेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। क्या जानेंगे? हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। तो पहला, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में आपने देखा है सोडा वाटर जो है उसमें CO2 गैस की विलेयता बढ़ाने में, है ना। जो पेय पदार्थ है, पेय पदार्थों में CO2 की विलेयता बढ़ाने में, गैसों की विलेयता बढ़ाने में भाई, क्योंकि जितना अधिक दाब होगा उतना अधिक विलेयता होगी। तो आपने देखा है कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होती है वो काफ़ी उच्च दाब पर क्या होती है, बंधी होती है। इसलिए थोड़ा सा उसको सेक करके आप ढक्कन खोलते हो तो पूरा क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें काफ़ी हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस घोली जाती है। दूसरा, जो गोताखोर होते हैं, गोताखोरों द्वारा जैसे जैसे हम समुद्र तल से नीचे जाते हैं, जो गोताखोर होते हैं वो नीचे जाते हैं, तो नीचे जाने पर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो जो दाब है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और दाब के काफ़ी बढ़ जाने से वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस के साथ साथ अन्य गैसें भी हमारे जो खून है, जो रक्त है, उसमें घुल जाती हैं। तो ऑक्सीजन गैस तो क्या हो जाती है भाई, हमारे रक्त द्वारा क्या हो जाती है, वो हो जाती है, अवशोषित कर ली जाती हैं। लेकिन अन्य गैसें जो हैं, जैसे नाइट्रोजन अधिक मात्रा में है, उसका तो कुछ होता नहीं, वो वैसे ही पड़ी रहती हैं। जैसे ही फिर गोताखोर समुद्र से बाहर आते हैं, दाब कम होने लगता है। दाब कम होने के कारण वो जो नाइट्रोजन गैस खून में घुली हुई है, वो खून में उसके क्या हो जाते हैं, बुलबुले बन जाते हैं, जिस कारण शरीर पे जगह जगह गांठें बन जाती हैं और इस रोग को बोलते हैं बेंड्स रोग। इससे अत्यधिक दर्द का अनुभव होता है और बहुत अधिक हो जाने पर ये इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम गैस भर दी जाती है। गोताखोर जो है ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, उसमें हीलियम गैस के साथ कंप्रेस्ड ऑक्सीजन गैस भरी होती है। और हीलियम गैस की जो खून में विलेयता है वो बहुत कम होती है, और खून में विलेयता कम होने के साथ साथ वो नाइट्रोजन वगैरह गैसों की विलेयता को भी खून में क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा अंदर जाती है, अन्य गैसों की विलेयता कम हो जाती है, जिससे क्या होता है, बेंड्स नामक बीमारी से हम बच जाते हैं। तो समुद्र में नीचे जाने पर दाब अत्यधिक हो जाता है, जिस कारण वायु में घुली हुई ऑक्सीजन गैस के अलावा अन्य गैसें भी हमारे रक्त में चली जाती हैं, घुल जाती हैं, अत्यधिक मात्रा में घुल जाती हैं। जब हम बाहर आते हैं तो ऑक्सीजन गैस तो अवशोषित हो गई, लेकिन अन्य गैसें जो हैं वो क्या होती हैं, खून में बुलबुले बना देती हैं, जिससे शरीर में जगह जगह गांठें पड़ जाती हैं। इसे बेंड्स रोग कहते हैं, और इससे क्या होता है, अत्यधिक दर्द का अनुभव, कभी कभी मृत्यु तक संभव हो सकती है। इससे बचने के लिए गोताखोर ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन गैस हीलियम के साथ कंप्रेस करके भरी जाती है। हीलियम गैस की खून में विलेयता कम होती है, और ये अन्य गैसें जैसे नाइट्रोजन वगैरह की विलेयता को भी कम कर देती है, और हमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती रहती है, और हम बेंड्स रोग से क्या होते हैं, बच जाते हैं। तो गोताखोरी में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो पर्वतारोही हैं उनके द्वारा कैसे, जब हम ऊपर जाते हैं, पहाड़ पर ऊपर जाते हैं, तो पहाड़ पर ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, और जब ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, उलझन, बेचैनी होती है, और सोचने की क्षमता कम हो जाती है। इसको हम बोलते हैं एनॉक्सिया, इस बीमारी को बोलते हैं एनॉक्सिया। और अत्यधिक मात्रा में ये भी हो जाने पर इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो इसके लिए भी क्या किया जाता है, उनके द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हाईली कंप्रेस्ड ऑक्सीजन गैस क्या होती है, फिल होती है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, खून में बराबर बनी रहती है। ठीक है, और ये कहानी हो गई बस। तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल में गोताखोरों द्वारा, या फिर हम कहें पर्वतारोहियों द्वारा, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसकी अनुप्रयोग है। NCERT में दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। और इसकी हम सीमाएं जान लेते हैं। किसकी बेटा, हेनरी नियम की सीमाएं। हेनरी नियम की सीमाएं क्या क्या है, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। तो हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है, पहला, दाब निम्न होना चाहिए। क्यों भाई, अगर गैस का दाब पहले से ही ज़्यादा है तो भाई गैस पहले से ही द्रव में अधिक विलेय होगी,
तो हमें हेनरी को बुलाने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? हेनरी का काम क्या है? गैस नहीं घुल रही, हेनरी है कहे भैया गैस का दाब बढ़ाइए, घुल जाएगी। हेनरी क्या हुए? गैस का दाब कम था, गैस नहीं घुल रही थी, हेनरी आए कह रहे भैया अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो, इस गैस का दाब बढ़ा तो घुल जाएगी। अब पता चला गैस पहले से ही ज़्यादा दाब पर है, उसमें घुली हुई है, हम हेनरी को बुला रहे हैं। अब हेनरी कहते हैं हमको काहे बुलाए हो, पहले से ही गैस ज़्यादा घुली हुई, दाब बढ़ा के रखो, हमको बुलाए कह लिए हो तुम लोग? भाई हमारा काम क्या है? दाब बढ़ाना, विलेयता करना। और जब पहले से ही दाब ज़्यादा है, पहले से ही गैस घुली हुई है, तो हम आगे करेंगे क्या? तो हेनरी नाराज़ होकर चले जाएंगे, कहिए भैया हमारे बस का नहीं है, हमको तब बुलाया करो जब दाब क्या हो, कम हो। तो हम आएंगे और क्या बता देंगे भैया दाब बढ़ा दीजिए, घुल जाएगी। तो पहली कहानी समझ में आई, दाब बहुत निम्न नहीं होना चाहिए, सॉरी दाब निम्न होना चाहिए, ठीक है, दाब निम्न होना चाहिए। दूसरा, ताप भी निम्न होना चाहिए, सॉरी अगर हम ताप की बात करें तो ताप जो है वो बहुत निम्न नहीं होना चाहिए, ताप बहुत निम्न नहीं होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया जो ताप अगर बहुत कम होगा तो कम ताप पर तो गैस द्रव में अधिक विलेय होती ही है, ताप बढ़ाने पर गैस की विलेयता कम होती है ना, लेकिन निम्न ताप पर तो गैस जो है वो अधिक विलेय होती है। अगर आपने ताप पहले से ही कम करके रखा है तो गैस ऑलरेडी घुली होगी, फिर से हेनरी को बुलाओगे और फिर आएंगे तो फिर गुस्सा जाएंगे, फिर तुम हमको बुला लिए, पिछले बार कहे थे दाब ज़्यादा सॉरी कम ना रखना, सॉरी कम रखना, तो तुम लोग दाब ज़्यादा रखे थे, और इस बार जो है ताप को क्या कर दियो, कम कर दियो। अब ताप कम की हो तो पहले से ही घुली हुई है, अब हमारा काम क्या है भाई? ताप ज़्यादा होता तो हेनरी भैया बढ़िया आते, कहते एक काम करिए ताप कम कर दीजिए, आसानी से घुल जाएगी। और ताप पहले से ही कम है तो गैस पहले से ही घुली है, तो हेनरी नियम की ज़रूरत क्या है? हेनरी नियम की कोई ज़रूरत नहीं। तो ताप जब कम होगा तब हेनरी नियम काम नहीं करेगा, ताप ज़्यादा होगा तो हेनरी नियम काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हम गैस ले रहे हैं उसकी विलेयता कम होनी चाहिए द्रव में, गैस की द्रव में विलेयता कम होनी चाहिए, ऐसी गैस होनी चाहिए जो द्रव में आसानी से ना घुले, कम होनी चाहिए। पता चला एक ऐसी गैस ले लिए जो आसानी से द्रव में घुल जा रही, तो भाई घुल जा रही तो हेनरी की ज़रूरत क्या है? वो गैस तो आसानी से, जैसे अमोनिया पानी में डाल दी घुल गई, तो हेनरी की ज़रूरत क्या है? हेनरी क्यों आएंगे? नहीं आएंगे। एक ऐसी गैस है जो पानी में नहीं घुल रही, तो हेनरी को बुलाए, हेनरी ने कहा एक काम करो ताप कम कर दो, दाब ज़्यादा कर दो, गैस घुल जाएगी। अब पता चला एक ऐसी गैस है जो पहले से ही द्रव में ज़्यादा घुलनशील है, उसको डालते ही घुल गई, तो हेनरी नहीं आएंगे, हेनरी का काम ही नहीं है। तो हेनरी नियम कब काम करेगा? जब गैस की द्रव में विलेयता कम होगी, तभी हेनरी का नियम काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा गैस द्रव से क्रिया ना करती हूँ, गैस द्रव से क्रिया ना करती हूँ। पता चला आपने एक ऐसा गैस ले लिया जो द्रव से क्रिया कर ली, जैसे अमोनिया का एग्जांपल हमने दिया कि अमोनिया पानी से क्रिया कर लेगी, तो भैया फिर हेनरी की ज़रूरत क्या? अगर अमोनिया पानी से क्रिया कर रही तो अमोनिया की पानी में विलेयता ज़्यादा है, तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं हो, तो ऑटोमेटिक घुल जाएगी, तो हेनरी नियम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई ऐसी गैस हो जो द्रव से क्रिया ना कर रही हो, उसमें ना घुल रही हो, तब हेनरी आएंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो गैस है, गैस द्रव में संगुणित या वियोजित ना होती हो, मतलब कोई ऐसी गैस ना हो कि द्रव में जाते ही वो क्या हो जाए, संगुणित हो जाए या वियोजित हो जाए, तब भी हेनरी का नियम काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये 5 कंडीशन है हेनरी के नियम की कि पहला दाब बहुत कम, सॉरी दाब कम होना चाहिए ताकि हेनरी आए तो कहें भैया दाब बढ़ा दो घुल जाएगी, ताप ज़्यादा होना चाहिए ताकि हेनरी आए तो कहते ताप कम कर दो घुल जाएगी, गैस द्रव में घुलनशील नहीं होनी चाहिए, गैस द्रव से क्रिया ना करती हो, और गैस जो है वो द्रव में ना तो संगुणित होती हो ना तो वियोजित होती हो। इतने गुण अगर गैस के पास हैं तब हेनरी नियम लगेगा, मतलब हेनरी आएंगे, नहीं तो हेनरी नहीं आएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें। चलिए तो एक क्वेश्चन किया जाए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 0.0656 ग्राम एथेन
युक्त विलयन में इसका आंशिक दाब 1 बार है। क्या है बेटा? एथेन का एक विलयन है जिसमें उसके इतने ग्राम घुले हुए हैं, तो इस विलयन में इसका आंशिक दाब कितना है? 1 बार है। यदि विलयन में 0.05 ग्राम एथेन उपस्थित हो तो आंशिक दाब क्या होगा? बस सिंपल सी कहानी। क्या कह रहा क्वेश्चन? कह रहा है कि जब 0.656 ग्राम एथेन था तो आंशिक दाब कितना था बेटा? तो आंशिक दाब इतना था, और अगर इसी विलयन में इतने ग्राम एथेन उपस्थित हो जाए तो आंशिक दाब आप बताइए क्या हो जाएगा? तो बड़ी सिंपल सी कहानी है। देखिएगा, पहला कंडीशन, वही सॉल्यूशन देखिए। पहली कंडीशन में जो द्रव्यमान है वो कितना है? 0.0656 ग्राम, और जो दाब है वो कितना है? 1 बार। तो पहले फार्मूला लगाओ हेनरी का, m = KH × P। m कितना है? m है 0.0656, KH नहीं पता बट P पता है 1, तो KH का मान कितना आ गया? 0.0656। ये बार होता है तो ये बार इन्वर्स हो जाएगा। KH का मान क्या हो जाएगा भाई? ये ग्राम है, ग्राम बार इन्वर्स, ये हो गया। अब दूसरी कंडीशन कह रहा अगर द्रव्यमान 0.05 ग्राम हो जाए तो दाब क्या हो जाएगा? फिर फार्मूला लगा दो, m = KH × P। तो भाई P = क्या हो जाएगा? m/KH। m का मान 0.05, KH का मान 0.0656, ग्राम में ग्राम पर बार, ग्राम से ग्राम कैंसिल, बार ऊपर जाएगा, 5/6.56 बार। बस इसी को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो जितना आ जाएगा वही दाब का आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक। तो पहले क्या था? पहले फॉर्मूले में वैल्यू रखकर KH हेनरी नेतांक का मान निकालना था, और फिर उसी को दूसरे फॉर्मूले में रखकर आप दाब निकाल लेंगे, तो इतनी बार आपका दाब आ गया, ठीक। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो ये विलेयता की कहानी यहाँ से हो जाती है ख़त्म। और विलेयता के कुछ और अच्छे क्वेश्चन, ये आज की क्लास थोड़ा लंबी हो गई है, तो विलेयता के कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग अगली क्लास में करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे विलयन के अणुसंख्य गुण, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं सभी को क्लास समझ में आई होगी बढ़िया से, और फिर मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, फिर मिलते हैं। सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो दोस्तों को अपने इस चैनल से जोड़िए, और कोशिश करेंगे जल्दी लाइव क्लास शुरू करने की, ठीक है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आप जोड़ सकते हैं, अगर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि आपको लाइव क्लासेस चाहिए, और अगर ज़्यादा बच्चे होंगे लाइव क्लासेस के लिए तो फिर हम क्या करेंगे, लाइव क्लास ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, फिर मिलते हैं।